मड़दर चारों का अस्सलाम वालेकुम रागेश बेजाना माशमारा वशत कने चुके गस्तगी हफ्ते का जुमा रोचा मदिस्तगा के इस्लामाबाद इमाम बारगाह यक खुदकुश धमाका बुतगा तो ये खुदकुश धमाका के साथ सी दो मरदम बेरान बाजीनी 170 गेश टप्पी बुतगा तो पाकिस्तान दहशतगर्दी लहर के हस्ते ये बाज़ इंतहाई तशवीशनाक हैं तो खुदकुश अमला बाज़ मरदम बेरान बुतगा तो अगर चारक हुई तो वस्तंग साल जैसे साल 2025 पाकिस्तान वास्ता सिक्योरिटी एतबारत आलात इंतहाई तशवीशनाक साबित बुतगा खुदकुश हमला और दहशतगर्दी बाज़ें वाक़या कैस्तान तो का नुमाया इजाफा बुता और सिक्योरिटी ज़राए हमें को शकाएँ कि ये बाज़ें कार्रवाइयाँ के पाकिस्तान बोगा अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल कनक बोगाएँ अफ़गान सरजमीन शिदत पसंद कैस्ता सरगर्मा तो शायद तो का बिलखसूस TTP के हस्ते किस तरह दहशतगर्दी वाक़या मुहैया गो बंदों का तो ये न सिर्फ दाखिली सलामती बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम वास्ता शदीद खतराएँ और दो महीने में कहते हैं कि बाज़ें रिपोर्ट टर्नी पैदा पाकिस्तान अफगानिस्तान न्यामा यक दराजी और दुशवार गुजार सरहदी पट्टी के हस्ते उदा यक वदी मदिस्ता के आई तो बाढ़ जनक बुता को शगमी बुता के उदा आमद रफ्त के हस्ते बंद कनक भी चीज़ी पॉइंट अवैध तो इसे अवैध मगंदे के दहशतगर्दी वेल वाक़या तो का कमी बोगा नहीं बल्कि गेशी बोगा तो बाज़ें ज़ातकार हमें कोशा के बाज़ें दीनी मदरसा वाबस्ता नज़रिया के हस्ते अफ़गान तालिबान के आता ची मुतासर बोगा तो इसे अवैध वस्त के रोचा मदिस्त के वफाकी वज़ीर इतलाहात नशरियात अतातुल्लाह तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो आइया मुश्तरक के हमें दहशतगर्दी वाक़या के हस्ते रिसेंटली बुतगा तो आइए पस मंज़र के हस्ते TTP किरदार आइए तो का वक्त है PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किरदार आइए तो का शामिल तो ये हम गुश्ता के कंची वदी बुता के खुदकुश अमला ख़त्म बुतगा बड़े चर्ची अफवाद हुकूमत पॉलिसियाँ सबबा TTP हुकूमत कोशगा वक्त PTI हुकूमत कोशग के आई आलात दोबारा नगीक बुतगा तो तराई हम गुश्ता के दहशतगर्दी एक अच्छी नासूरी तो आहनी चोड़ी दीन तनानी मज़हब तो आहनी मकसद कैसे यकीन माशरा कोफो अरास पेलाइनल और मसाजिद और मदारस के हस्ता आहनी टारगेटा तो दो महीने का बलूचिस्तान हम दिस्ता के जनवरी गुड्डी रोचा जनवरी हम इरंगे वेल वाक़या पेश आता तो बाज़ ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म तरीक़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के हस्ते हैं बलूचिस्तान मुख्तलिफ़ इलाक़ा बैक वक्त बुतगा सेमेंटेनियसली तो ये रंगा के हस्ते कलदम बलोच मुसल्ला तंजीम के हस्ता चूँ ऑर्गेनाइज्ड या मुनज़्ज़म नेटवर्क के तहत कार्रवाई करना तो आहनी वेंग के हस्ता स्ट्रक्चर के जोड़ कनक बुता ये अद्दा चूँ मुनज़्ज़म बुता तो मरुच में मुझे सरा गपत्रान करें कि आओ के वहदा पाकिस्तान अफ़गान पॉलिसी के हस्ते चवड़ बुअग लूटी पर चके अमुक दहशतगर्दी वाक़या पेश के तो आइए सरा पाकिस्तान के हस्ते अमी गुशी के आई तो का इंडिया या अफ़गानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल हुआ गए तो आया दहशतगर्दी गिरदार आतरा अफ़गानिस्तान गो कारजा पॉलिसी के हस्ते अब बाज़ अहमियत आमली तो अफ़गानिस्तान गोती कारजा पॉलिसी है तो कच्चे बड़ी तब्दीली पाकिस्तान अफ़गान पॉलिसी ची बुअग लूटी के चर्चिया चा पाकिस्तान शिदत पसंदी है वेल वाक़या किस्तान तो का कमी गई तो मरुच में बोंगा पिसर का पुत्रान कनी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और अफ़गान उमूर माहिर ताहिर खान साहब में मोहरदारी करने अय्यूब गेशी का पुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो ताहिर खान साहब, हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर है, तो इस्लामाबाद में कुछ धमाका हुआ, 32 के करीब जो है कीमती जाने ज़या हुए, 172 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हुए। तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात जो नई लहर है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अभी जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो मज़ीद मुनज़्ज़म हो रही है और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर रही है? मेरी नज़र में बिल्कुल मेरा इसी सवाल से इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इस तरह हमले वो चूँकि शहरों तक पहुँचे हैं, फिर इस्लामाबाद तक पहुँच गए, तो ये हर मुल्क के लिए जो इनका कैपिटल होता है, मरकज़ होता है मुल्क का, वहाँ अगर मामूली सा वाक़या भी होता है तो वो वहाँ भी महसूस होता है। और जब ये इस्लामाबाद का धमाका हुआ, काफ़ी बेगुनाह लोग शहीद हुए, तो मैंने
वैसे तो धमाके तो ये मामला तो होते रहते हैं पाकिस्तान में सालों सालों से, लेकिन जितना मैंने पूरी दुनिया का रिएक्शन देखा है, रद्दअमल देखा है, उनकी मजम्मती बयान देखे हैं, तो इसकी माजी में मिसाल नहीं है। उन ममालिक ने भी की है कि जिन्होंने शायद पहले इसी तरह पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए उसका नहीं किया। तो इसी का मतलब है कि एक तो दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या था, और दूसरी बात ये दारुल हुकूमत में था। तीसरा एक इमाम बारगाह को निशाना बनाया, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। तो पाकिस्तान के लिए मेरी नज़र में जो सिक्योरिटी चैलेंजेस पहले से हैं वो बढ़ गए हैं। और ये बात तो आपकी ये भी दुरुस्त है, आपने जो सवाल किया था कि अब जो पाकिस्तानी रियासत पे, पाकिस्तानी लोगों पे, फोर्सेस पे हमले करने वाले लोग हैं, वो भी एक बड़े चालाक और मकार इसलिए हैं कि उनको भी ये मालूम है कि वो एक आसान हदफ को कहीं ढूंढ लें, बेगुनाह लोगों को ढूंढ लें और उनको हदफ बने, उनको निशाना बनाए, उनको शहीद करे, उनको बेगुनाह मारे। तो वो भी उन्होंने एक स्ट्रेटेजी तब्दील की है। तो बहरहाल मेरी नज़र में ये पाकिस्तान में मुश्किलात मौजूदा निज़ाम के लिए, हुकूमत के लिए, इदारों के लिए बढ़ गई है, क्योंकि वो इसी तरह के कोशिश करेंगे कि एक तो पब्लिक प्लेस में ये काम करे, दूसरी ऐसी एक टारगेट को तलाश करे जो उनकी नज़र में मुल्क के लिए भी ज़्यादा नुकसान हो और एक मुश्किल से मुल्क भी उनका सामना करना पड़े। तो तारकन साहब, चूँकि दहशतगर्दी और अफगान उमूर पे आपकी गहरी नज़र है, तो आपको याद होगा कुछ अरसा पहले हमने देखा जो अफगान बॉर्डर है, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर, तो पाकिस्तान की जानिब से वहाँ बाड़ लगाए गए कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दियों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम हो रहा है। लेकिन आज इसके बावजूद हम देखते हैं कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है, बॉर्डर पे, शहरों पे चेक पोस्टें लगी हुई हैं, लेकिन ये जो शिद्दत पसंद है बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि बाढ़ लगाने, सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जो है दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रहा है और दहशतगर्द जो है काबू से बाहर है? मेरी नज़र में जो रियासत के खिलाफ लड़ते हैं, फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हैं, वो भी इन हालात को देखते हैं और जो जहाँ पे उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वहाँ पर वो किसी को टारगेट करे, किसी को निशाना बनाए, तो वो इसी तरह, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, दोबारा भी थोड़ा सा इशारा करूँगा कि वो फिर ऐसे अहदाफ के पीछे होते हैं, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं जहाँ पर नुकसान भी ज़्यादा हो और सिक्योरिटी चैलेंजेस में इजाफा भी हो। और जाहिर बात है कि जब कोई धमाका होता है, इस तरह हमला होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वैसे सोच भी है कि खुदकुश हमलों को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पब्लिक स्पेस में जब बंदा जाएगा तो उस तरह तो तलाशी नहीं होती जिस तरह के किसी सरकारी बिल्डिंग में आप जाते हैं। तो ये लोग भी मेरी नज़र में उनकी जो स्ट्रेटेजी है, हिकमत अमली है, वो भी बड़े सोचते हैं कि कौन सा रास्ते उनको मालूम होते हैं कि किस रास्ते से उन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होना है, कहाँ पर उनके फैसिलिटेटर हैं, कहाँ से उनको सुसाइड जैकेट मिलेगा, बारूदी मवाद मिलेगा, कौन उसको टारगेट पे ले जाएगा। ये पूरा निज़ाम है ना ये, और पाकिस्तान तो इससे सालों सालों से है, ये तो आपका नहीं है। दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में मसला जो पैदा हुआ है, वैसे तो माजी में भी जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में थी और फिर ये 70 की दहाई में भी होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए चैलेंज इसलिए बढ़े गए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से वहाँ जब 20 साल जंग हुई, वहाँ पर असलहा आया, वहाँ पर पैसा आया, शिदत पसंद में इजाफा हुआ, अफगानिस्तान में लड़ते रहे, उसी सोच से लोग मुतासिर होते रहे। फिर तालिबान की हुकूमत आ गई और माजी की तरह इन शिदत पसंदों को, इन ग्रुप को पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन इस्तेमाल होता था, उनको मारे जाते थे। यहाँ भी अफगानिस्तान में अब तो ड्रोन नहीं है। अब तो जिस तरह माजी की हुकूमत अगर अफगानिस्तान में भी कई TTP के लोगों को पकड़ते थे, वो सिलसिला तो अब नहीं रहा, वो तो काफी जेलों में थे। फिर असलहा इस तरह तो नहीं था जो आज उनको बड़ा ऑटोमेटिक असलहा मिला है। फिर जब आपको स्पेस मिलता है जहाँ पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने लोगों को रख सकते हैं, ये स्पेस तो पहले उनको उस तरह नहीं था जिस तरह के आज उनको मिला है। तो इन चीज़ों ने तमाम ने मिल करके पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी खदशात में इजाफा किया है और पाकिस्तान में मसाइल बढ़ गए। तो अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो PTI की हुकूमत KPK में गुज़श्ता 12 साल से है, तो जो वफाकी हुकूमत है, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, और PTI को बार बार जो दहशतगर्दी के आलिया लहर है या दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो KPK में,
تو پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تو عطا طارق صاحب نے بھی گزشتہ دنوں پریس کانفرنس کی, انہوں نے الزام عائد کیا کہ ملک میں دہشت گردی کی عالیہ لہر کے پس منظر میں پی ٹی آئی کا کردار شامل ہے. تو پی ٹی آئی کو بار بار کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی واقعی دہشت گرد شدت پسندوں کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھتا ہے, یا یہ جو ہے وفاقی حکومت کی پالیسی ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جائے؟ یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ سیاست میں جو اختلاف ہے وہ اسی حد تک پہنچ جاتی ہے, اسی سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے یہ اختلافات, کہ اسی طرح کا جس طرح آپ نے سوال کیا, اور آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, بالکل درست ہے اور اچھا سوال ہے, کہ یہ جو خیبر پختونخوا کا اور مرکز حکومت کا سیکیورٹی کے معاملات پہ ایک دوسرے پہ الزام لگانا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ دہشت گردی میں جو اضافہ ہے, شدت پسندی میں جو اضافہ ہے, یہ اس میں سے میں اس کو ایک پہلو سمجھتا ہوں, ایک فیکٹر سمجھتا ہوں. یہ جو مسائل و مشکلات ہیں, سیکیورٹی معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ میرے خیال میں نہ صوبے کو سیاست کرنی چاہیے نہ مرکز کو کرنی چاہیے. صوبے اور مرکز کو 2014 کا اسکول پہ حملہ, پشاور اسکول پہ حملے کے بعد عمران خان کا دھرنا ختم کرنا, عمران خان کا پشاور میں آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کرنا, نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا, تو یہ ماضی کی مثالیں ہیں کہ اس وقت سیکیورٹی کے یہ اس کی اس وقت ضرورت تھی کہ سارے اکٹھے ہوں. تو اگر اس وقت عمران خان نواز شریف کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے تو آج جو ملک کا مشکل کا سامنا ہے تو آج کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ تو لہٰذا یہ الزامات والا جو سلسلہ ہے, یہ ایک دوسرے کو الزام لگانا جو ہے, یہ میرے خیال میں جو پیچیدگیاں ہیں اس ملک میں اس وقت یہ اس اوورال سیکٹر ہے. تو اتحاد, اور دوسری بات ہے کہ اس طرح اپروچ سے ہم دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں. جو دنیا نے ہم سے ہمدردی کی, اس کی مذمت کی اور سپورٹ کیا پاکستان کو, جس کا پاکستان نے شکریہ ادا کیا ہے, تو اگر ہم اسی طرح ڈیوائیڈ ہے, تقسیم ہے اس معاملے پہ, ہاں سیاست ہم کریں گے, جمہوری ملک ہے, ایک دوسرے پر تنقید بھی کرے, ایک دوسرے کا بائیکاٹ بھی کرے, جو بھی کرے, لیکن سیکیورٹی پہ اگر ہم ڈیوائیڈ ہوں گے تو ہم شاید پھر اپنے دشمن کو ناکام نہیں بنا سکتے. تو کنسپٹ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعہ میں اضافہ ہوا ہے, تو پاکستان اور افغانستان کا تعلقات بھی اہم فیکٹر ہے, کیونکہ اس وقت تعلقات ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خراب بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلقات کی بہتری اور پاکستان کی افغان پالیسی میں کس حد تک تبدیلی کی ضرورت ہے؟ میری نظر میں پاکستان نے کئی مرتبہ طاقت کا استعمال کیا, کابل میں اسٹرائک کیے ہیں, باقی تو ہوتا رہتا ہے. پھر ہم نے سرحدیں بند کر دی, اور 11 اسی مہینے کے 11 کو 4 مہینے بھی پورے ہو جائیں گے, تو لیکن مسئلہ حل تو نہیں ہوا. تو لہٰذا نہ طاقت کے استعمال سے مسئلے ہوتے ہیں, نہ ڈائلاگ ختم کرنے سے مسئلے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک ہی حل ہے میرے خیال میں اس میں, کیونکہ پاکستان کے جو خدشات ہیں افغانستان کی موجودہ حکومت سے گھلے شکوے ہیں, وہ بالکل جائز ہے. لیکن پھر بھی ڈائلاگ کا راستہ اگر آپ بند کریں گے, مذاکرات نہیں کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, تو پھر تو مسائل کیسے پھر حل ہوں گے؟ اگر پاکستان سمجھتا بھی ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے اور وہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے, تو اگر یہ والی صورتحال ہے تو آپ نے پھر افغان سائڈ سے ملنا ہے. افغان سائڈ نے میری نظر میں کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. ہاں, ان کا ایک اپنا موقف ہے کہ مسئلہ کیسے حل ہو, وہ مذاکرات پہ زور دیتے ہیں. پاکستان مسلح گروپس کے خلاف طاقت کے استعمال پہ اور ان کے خلاف لڑائی کرنے کا سوچتا ہے, لیکن اختلافات ہی ہیں جس کی وجہ سے یہ موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اب بھی میرے خیال میں آپشن موجود ہے مذاکرات کا, کہ افغانستان کے ساتھ بیٹھا جائے, ان سے بات کی جائے, اور ان سے یہ جو پاکستان کے یہ موقف درست ہے کہ 4 سال میں ہم ان سے مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے طاقت کا استعمال بھی نہیں کیا ان کے خلاف. وہاں پر افغانستان میں جب پاکستان کہتا ہے کہ وہ گروپ ادھر ہے, لیکن مذاکرات کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہاں, اگر اسٹرائک سے, وہاں پر بمباری سے, مسلح گروپس کو افغانستان کے اندر ٹارگٹ کرنے سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہوتا تو پھر پورا پاکستان سمجھتا کہ ہاں یہ ٹھیک راستہ ہے, لیکن اس نے تو مسئلوں میں مطلب اضافہ کیا ہے. تو لیکن خان صاحب آپ یہ بتائیے, چونکہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے, میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو اس وقت کے پی کی میں ٹی ٹی پی کا جو ہے کنٹرول کتنے فیصد علاقوں میں ہے, اور وہ کس حد تک منظم ہے, اور اس کی مربوط کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ میری نظر میں جو ٹی ٹی پی ہے یا دیگر جو گروپس ہے, انہوں نے میری نظر میں جو گزشتہ سال میں موسم گرما ہے
اس میں انہوں نے زیادہ لوگ پاکستان مطلب کہ وہ پہنچے ہیں، اور پھر ان کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ جہاں پر آپ گئے ہیں آپ وہاں پہ رہیں، آپ وہاں پہ لڑیں مریں، واپس آپ نے نہیں آنا۔ میرے خیال میں اگر آپ گزشتہ سال کی DGICR کی پریس کانفرنس بھی اگر دیکھیں گزشتہ سال کے حوالے سے، اور جتنی بھی رپورٹس آئی ہے سالانہ مختلف یہ جو تحقیقاتی مراکز ہے اسلام آباد میں دیگر شہروں میں، ان کے اگر آپ دیکھیں تو 2025 سے بہت زیادہ کیجولٹیز بھی ہوئی، جان نقصان بھی ہوا، حملے بھی زیادہ ہوئی، تو یہ ان کی یہ تھا کہ وہ لوگ آئیں، اور ان لوگوں نے جو ان کے اپنے علاقے ہیں، مثلا اگر مسعود کوئی طالبان ہے تو وہ مسعود علاقے میں ہے، باجوڑ کے ہے تو باجوڑ کے ہے، وہ اپنے لوگوں میں، ظاہر بات ہے کہ آبادی میں اگر آپ رہے تو آپ ان کے اپنے لوگ ہیں، لیکن وہ اس سے یہ لوگ زیادہ گئے ہیں، تو کبھی کبھی جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر وقت کہتے ہیں کہ جی شام کے بعد، بلکہ گورنر خیبر پختونخوا تو کہتے ہیں کہ عصر کے بعد اسمیل خان میں، ٹانک میں، جنوبی وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں، دیگر علاقوں میں، وہاں پہ ان کے بقول کہ وہاں پہ یہ مسلح گروپس سڑکوں پہ ہوتے ہیں، تو یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ جائیں آپ وہاں پہ رہیں۔ تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ نا یہ جو آپریشن بھی زیادہ ہوئے، تو ان کی موجودگی کے خلاف تو وہ آپریشن تو ہوتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی کی بنیاد پہ ان گروپس نے اب لوگوں کو زیادہ ڈپلائے کیا ہے پاکستان میں، اور اسی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں، اور سب سے یہ انہوں نے جنگ کو مشکل بنایا ہے، کیونکہ مسلح گروپس کے جو لوگ ہیں TTP ہے، دوسرے تیسرے ہیں، یہ آبادی میں آ گئے ہیں۔ آبادی میں پھر آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو آپ ڈھونڈیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہوتے ہیں، لیکن اس سے پھر کیجولٹی آپ کی بھی امکان زیادہ ہوتا ہے، سویلین کیجولٹی کا بھی امکان ہوتا ہے۔ پہلے ماضی میں اگر وہ کسی خاص علاقے سے کنٹرول ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ کہاں پہ ہے، تو آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے تھے۔ اب وہ شہر آبادی کے اندر جب ہوتا ہے، گاؤں میں ہوتا ہے، شہروں میں بنوں میں کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ بالکل شہر کے قریب وہ موجود ہوتے ہیں، پھر وہاں تو یہ جنگ مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، افغان امور دہشت گردی ماہر، آپ کا بہت شکریہ آپ ٹائم نکال پروگرام میں شریک رہے۔ منظر چاروں کا گپتران کنگاہ طاہر خان صاحب جو کئی گوشہ ہمیشہ کے مسلح گروپس کے استاں یا TTP یا دیگر مسلح شدت پسند تنظیم کے استاں بعض آرگنائز بتگاں جو کہ KPK مگندے کے حکومت آپریشن خلاف ہیں، اور وفاقی حکومت اور سیکورٹی ادارہ کے ہستے ہیں گوشگاں کے دہشت گردی خاتمہ واسطہ سیکورٹی کلیئرنس سے واسطہ ضروری ہے کہ آپریشن کنک بھی اور دو بھی نہیں مگا KPK حکومت کے ہستے اشیاء من نکان چونکہ ماضیہ مدستہ کے عمران خان صاحب کے ہستے ہیں یہ حکومت گوشہ گمی بتا کے مذاکرات ڈائلاگ کے ہستے اشیاء واحد علم چونکہ افغان حکومت گما آنی تعلقات بتگاں تو دو بھی نہیں مگا فورسز یا وفاقی حکومت مرکز کے ہستے ہیں گوشگاہیں کے دہشت گردی خاتمہ واسطہ ضروری ہے کہ آپریشن کنک بھی تو چونکہ وسطنگ روچ آتا تارڑا گوشتا کہ اما علاقہ دہشت گرد کے ہستے ہیں کشک بتگاں یعنی خلافہ کاروائی بتا ادا امن قائم بتا تو دوبارہ ادھر دہشت گردی کے ہستے سر چس کنگائیں تو یہ بات تشویشناک ہے۔ تو آئیے گوشتا کہ TTP یک دوریا خاتمہ بتا یہ سرجمہ بلے سرشی اپاد کے حکومت موقف امی بتا کہ دہشت گردانی خلاف آپریشن کنک میں بھی پرامن مردم میں برات ہیں یا دہشت گرد آئی گوشن کے پرامن بت نہ کنا تو عام اچوں کا پتران بکنی بریک زوری بریک اپت پتہ شما عزمت ساڑی بھی گیشن کا پتران کریں۔ بڑا چاروں کا بریک اپت ماشمار وشت کرنا چونکہ افغانستان پاکستان ایک سمسری ملک ہے تو اودا بعضی ویلو واقعہ پاکستان دہشت گردی پیش کہاں تو براہ راست آئی الزامات کے ہستے افغانستان سرا لگا پرچہ کہ TTP یا دیگر شدت پسند تنظیم کے ہستاں آنی بنجل افغانستانی تو افغانستان پاکستان تعلقاتانی بہتر بوک چنچو ضروری ہیں اور دومی نمگا پاکستان افغان پالیسی تو کا نظر ثانی کرنے کے واسطہ پاکستان خارجہ دفتر خارجہ یا دیگر ادارہ کے ہستاں چی اقدامات کرنگی۔ پروفیسر انعام بٹی صاحب بین الاقوامی امور ماہر آئیم گیشن کا پتران کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ تو بٹ صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی کی جو عالیہ لہر ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے کیونکہ شدت پسند تنظیموں نے اسلام آباد کو بھی ٹارگٹ کیا، 32 کے قریب جو ہیں لوگ شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ تو بنیادی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے جو شدت پسند تنظیم میں ہیں جو آپریٹ ہو رہی ہیں افغانستان سے یا پاکستان میں ان کا کہیں کہیں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ اس حد تک منظم اور جو ہیں
मरबूत तरीके से कार्रवाइयाँ कर रही हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इस हद तक वो अगर मुनज़्ज़म हैं तो आने वाले वक्तों में या मुस्तकबिल में वो मज़ीद खतरनाक साबित होंगे? जैसे ये जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि इस मरतबा जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है उसकी कबूलियत कर ली है दाइश ने। तो अगर दाइश पाकिस्तान में दोबारा से इस तरह एक्टिव हो रही है और अफगानिस्तान से उसकी जो है ताने बाने जाके मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो सकती है कि पाकिस्तान में ये दाइश का जाहिर होना और अफगानिस्तान में उसका निशानात उससे मिलना, तो इस खिते में तो फिर लगता है कि दोबारा से कोई बड़ी दहशतगर्दी बढ़ सकती है। तो ये एक खतरनाक चीज़ है। उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान की हुकूमत दोनों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने दोहा पैक्ट में ये अमेरिका के साथ जो है वायदा किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी ममालिक के खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई दहशतगर्दी की या किसी में भी मुलविस नहीं रहेगी। और उसके बाद खुद अफगानिस्तान के अंदर दाइश की कुछ कार्रवाइयाँ होती रही, तो उससे भी अफगानिस्तान हुकूमत खुद जो है उसका काउंटर करके ये कहती रही आलमी मीडिया पर कि उन्होंने दाइश के साथ जो है उनके ठिकाने ख़त्म कर रहे हैं कुछ। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है पाकिस्तान के लिए अहम है कि वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर उसका खात्मा करती है, या जो उनके अभी आपस में इख्तिलाफात हुए हैं TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर, जिसको ये खवारजी कहते हैं, उस पर जो तनाज़ा हुआ है, तो उसमें अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपस में कोई भी रास्ता नहीं निकालती तो फिर खिते में दहशतगर्दी और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और इसको इस तनाज़ुर में देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में अगर जो ईरान की सूरत हाल जंग के माहौल में चली जाती है तो उसका फिर किस तरह से होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत सारा जो फॉलोअर्स हैं शिया, उनकी ये जो है सारी, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ मुमकिन तौर पर बढ़ सकती है। तो उसके साथ कैसे फेस किया जाएगा। जी तो प्रोफेसर साहब हम ये भी देखते हैं, तो जैसा कि आपने जिक्र किया, जब पाकिस्तान और अफगान हुकूमतें हैं, तालिबान हुकूमत, तो आपस में बैठ के तो कोई जो रास्ता निकाल, लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त दोनों ममालिक जो हैं उनके जो सिफारती ताल्लुकात हैं या उनकी आपस की ताल्लुकात या दूरियां बढ़ गई हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। तो इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगते हैं। अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगता है कि वो जो हैं दहशतगर्द तंजीमों की सबसे बड़ी पनाहगाह अफगान सरजमीन, और पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है, अफगान हुकूमत इसकी तरदीद करता है। तो लेकिन इस हद तक दोनों ममालिक दूर रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कैसे मुमकिन है कि ये दोनों जो हुकूमतें दोनों मुल्कों की आपस में मिल बैठ के कोई रास्ता निकालें ताकि दहशतगर्दी में जो कीमती जानें वो मज़ीद ज़ाया ना हो? कैसे मुमकिन है कि दोनों मुल्कों के जो हुकूमतियों बैठ के कोई रास्ता, कोई हल निकाल सकते हैं? देखिए, दोनों को ये कबूल करना चाहिए कि माजी में इस खित्ते के अंदर ये सारी जो दहशतगर्दी इंडस्ट्री है उन्होंने मिलकर बनाई है। ये 70s वाली दहाई के बाद जो सारा जो फंडामेंटलिस्ट की जिहादी कुव्वतों को मुसल्लह करना और उसके बाद आगे चल के ये तालिबान की ताकतवर कुव्वत बनना, इसमें दोनों एक साथ रहे हैं और उनके आपस में कॉन्टेक्ट भी है और बीच में उनके लिंक्स भी हैं। तो अभी जो मौजूदा हालात खराब हुए हैं उसमें मेरे ख्याल में एक तो बड़ा फैक्टर अफगानिस्तान के अंदर खुद उनके गवर्नमेंट में हक्कानी ग्रुप और दूसरों के आपस में कुछ इख्तिलाफात वो भी नजर आते हैं, और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान का असर कम हो जाना अफगानिस्तान में वो भी नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर अफगानिस्तान को देखने के बाद उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि माजी वाली सूरत हाल अब नहीं रही है जो पिछली मुल्ला उमर की तालिबान गवर्नमेंट के दौरान पाकिस्तान ने जो समझा था कि अफगानिस्तान उनका एक जो है बेबी कंट्री है या वो जो तालिबान है वो इसके असर रसूख में है। तो अभी वाली जो तालिबान है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वाक़ियत या असर रसूख में नहीं रहे, लेकिन माजी के जो ताल्लुकात हैं उनको वो मिल बैठ के मैच्योर कर सकते हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे के इस दहशतगर्दी की नई पैदा होने वाली लहर में मदद कर सकें। अगर
दाइश दोबारा से इस तरह से एक्टिव होती है तो वो तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकती है और खुद पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। तो इसमें मेरे ख्याल में पहल जो करनी पड़ेगी वो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो अफगान पॉलिसी है वो काफ़ी अरसे से बहुत ही थोड़े डिफरेंट राय में जा रही है और वो जो एंगल है वो पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं दे रहा, वो एंगल पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान ही दे रहा है। और उसका एक मेरे हिसाब से रीज़न ये है कि अफगानिस्तान जो है वो जब शुरू में ये फंडामेंटल गिरोह ने वहाँ पर अपनी आमादगाहें बनाना शुरू की थी तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान के ही लोग नहीं थे, बल्कि उसमें अज़्बकिस्तान, ताजिकिस्तान, बहुत सारे चीचिया तक जो है वहाँ के मुस्लिम जमायतों के गिरोह जो थे वो मुसला होकर वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जिहाद में शामिल हो गए थे। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जब अब अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क बन गया है जिसमें हुकूमत भी तालिबान की है, तो वो गिरोह जो है अपने अपने अज़ाइम को लेकर अपने अपने मुल्कों में कार्रवाइयाँ करने के लिए कोशिशें करते रहेंगे। अब इसके लिए अफगानिस्तान को भी ये सोचना होगा कि वो माजी का जो ट्रेंड था उसको ख़त्म करके अब उनको ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री कैसे आगे चल सकता है, तो उसको भी इन गिरोहों की खात्मे के लिए वहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो प्रॉक्सीज और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको अफगानिस्तान के साथ सिर्फ ताकत के जोर पर काउंटर करके ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके साथ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बना के और कोलेटरली जो है कोई कुछ जो है इकदाम उठाए जा सकते हैं। जी तो डॉक्टर साहब दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जो अफगान की तवील जो बॉर्डर है, जो दुश्वार गुजार बॉर्डर है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें जो बाढ़ लगाया, बड़े पैसे खर्च किए गए, तो इसके बावजूद जो है दहशतगर्द काबू से बाहर, इसके बावजूद सरहद पार करके पाकिस्तान में आके दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, तो इसके बावजूद ने आसानी से जो है और टारगेट क्यों कर रहे हैं लोगों को, मदारिस को, मसाजिद को? देखिए वो तो इंटरनली मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए वो गिरोह ऑपरेट करते हैं। अब मुल्क के अंदर जो है शिया एक सेक्ट को स्पेशली टारगेट करना और दाइश का उसमें कबूल करना कि उन्होंने ये कार्रवाई की है, तो ये समझे कि इंटरनली पाकिस्तान के अंदर एक वो जो सेक्टर जो है उसको हवा देना और उसको ज़्यादा मज़ीद भड़काने की कोशिश कर रहा है। और उसका आगे मेरे ख्याल में जो इंडिकेशन है वो ईरान के साथ कोई अगर कार्रवाई होती है तो मकानी तौर पर यहाँ पर जो शिया है वो अगर किसी भी तरह से उसकी अपोजिशन में या मुखालफत में पाकिस्तान के अंदर कोई एहतजाज करता है, पॉलिटिकल मूव करता है, या ये जो मसाजिद हैं उनके अंदर उनके खिलाफ कुछ बोला जाता है, तो ये मेरे ख्याल में एक किस्म की उनको पहले से एडवांस थ्रेट भी देना है। तो मैं उसको इसी नज़र से भी देख रहा हूँ कि ये वो इंटरनेशनल पावर्स जो उनकी प्रॉक्सी है वही इसमें मुलविस हो सकते हैं, जो इस सेक्ट को यहाँ पर अंडर प्रेशर डाल के फ्यूचर में कोई अगर ईरान के अंदर कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान में उसको कैसे साइलेंट किया जाए। और पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि बाहर की दूसरों के मफादात की जंग की सरजमीन पे अगर कोई भी ले आता है तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। तो इस वजह से अभी लगता नहीं है कि सेकंड राउंड जो है अमेरिका और ईरान के टॉक्स का क्या होता है या नहीं होता है, क्योंकि कल से थोड़े बहुत जो बयानात आ रहे हैं उसमें ईरान की भी थोड़ी डाइवर्शन नज़र आ रही है। फिर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात जो है उसमें ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज पे बातचीत का मीडिया पर आना कि उनकी बातचीत जो है वो ईरान के अंदर ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज अपनाने के लिए कोई डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं कि लामहला किसी तरह से कोई ईरान अगर उनकी बातों में नहीं आता तो ईरान अटैक होता है, तो उसका असर पाकिस्तान की सरजमीन में किस तरह होगा, उसको फिर किस तरह से निपटा जाए, तो ये एक तरह की वो प्रॉक्सी भी हो सकती है। जी तो डॉक्टर साहब दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि 31 जनवरी को जिस ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म तरीके से जो बलूच मुसल्लह तंजीमें उन्होंने मल्टीपल सिटीज़ में जो सिमल्टेनियस अटैक्स किए थे, तो आप इसको कितनी बड़ी चैलेंज समझते हैं आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने बड़े मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयाँ की? देखिए ये तो मेरे हिसाब से तो
इतनी बड़ी कार्रवाई का होना और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास उसका कोई भी क्लू ना होना, या इंटेल इतनी वीक होना कि उनको कोई इशारा कहीं से ना मिला हो कि बलोच कहीं कभी इसी तरह से कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं कि एक ही दिन में 8-9 शहरों में और कोयटा के अंदर 5-6 मकामात पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये फेल्यूर साबित करता है कि वो गिरोह जो ऑपरेट कर रहा है एक्टिविटीज में या कार्रवाई में, वो कितना मुनज़्ज़म है, यानी उनकी पूरी जो रेकी है वो कितनी स्ट्रांग है। और उसके बाद वो जब आते हैं कार्रवाई करते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है मेरे अंदाजे के मुताबिक जितने लोग उससे मारे गए हैं इससे तो कहीं ज़्यादा होंगे जिन्होंने ये सारी कार्रवाइयाँ की होंगी। तो बाकी के लोगों का वापस निकल जाना और कुछ लोगों का मर जाना और उसके बाद जो है ये सोचना कि आइंदा ये कार्रवाई नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में ये दिन ब दिन पाकिस्तान की जो है इंटेलिजेंस उसकी वीकनेस और फोर्सेस की अपनी जो वीकनेस है उसकी निशानदेही करती है। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की एक तो जो जोग्राफिकल है लोकेशन, उसको ईरान के साथ भी जोड़कर देखें, अफगानिस्तान के साथ भी जोड़कर देखें, और उसके बाद जो उसकी वहाँ पर पहाड़ी इलाके या जो भी दूर दराज इलाके हैं उनमें फोर्सेस की इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ का ना होना, ये वीकनेस साबित करती है कि कभी भी अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो ये ज़्यादातर उसमें कोई भी रेस्पॉन्स या क्या कहते हैं कि उसको प्रेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन कार्रवाई हो जाएगी। हो जाने के बाद वो कुछ भी करते हैं तो वो काउंटर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले प्रोटेक्शन किस तरह आप दे सकते हैं इन इलाकों में, असल इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारूका बिन अवी उमूर माहिर प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब का पुत्रान कनगा ये वशक हमेशा के मुनज़्ज़म और मरबूत तरीका ये रंग कार्रवाई के हस्ता आप मदनी सिक्योरिटी चैलेंजेस के हस्ते जानक बन तो आओ के वदा गिश के हस्ते ऑपरेट खुद करना, चूँकि बलूचिस्तान वाक़ होती जगह बल्कि अफ़गानिस्तान KP के हुकूमत पदा इस्लामाबाद मरकज़ के हस्ते एदा दहशतगर्दी गस्तगे हफ्तगे वाक़या के हस्ते आबाज़ इंतहाई तशवीशनाक है, चूँकि अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के हस्ते आने दरमियान एक दूरी एक गैप या कलाई मौजूद है। तो चरिश सबा आ निंदक या जीड़ा की शुगीवार करना के आ तेरा तुशें गांगे जी ज़रूरत न करना। तो दोमी निमगा दहशतगर्दी हवाला पाकिस्तान अफ़गान पॉलिसी के हस्ते आई सरा नज़रसानी ये ज़रूरत है, परचा के हर वाक़या के हस्ते पाकिस्तान था भी तो आइए ज़िम्मेदार के हस्ते बराह रास्त अफ़गानिस्तान हुकूमत गुशबी, चूँकि गस्तगे रोचा मदिस्तगा के वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अता तारड़ साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्ज़ाम जतगा के मुल्क का रिसेंट टेररिस्ट अटैक्स के हस्ता टेररिज्म में तो आइए पुशतरा के हस्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत किरदार आवारी। तो आइया ये हम गुश्ता के गस्तगे दौरे हुकूमत मा खुदकुश अमला या दहशतगर्दी वाक़यात के हस्ते कंट्रोल को तक तो मुल्क का इमरान खान साहब हुकूमत आगा पद ईशतों का गीशियत का तो दो निमगा गुशक हमी भी के बाज़ इलाका के ऑपरेशन कनक भी भले वफाक के या मरकज़ गुशक हमेशा के ऑपरेशन दीमा मस्तरी अड़ान के हस्ते KP के PTI हुकूमत है। तो दो निमगा आलात के हस्ते चेवड़ा कंट्रोल बुत कना या जावरानी गिरदार कन के आतरा वफाक और KP की हुकूमत के हस्ते आहाना चे अदाना निंदा कोई जेड़े की शुगीवार कन के ज़रूरत है। तो 2025 मगंदी के तशवीशनाक साबित बुता सिक्योरिटी एतबार और भले 2026 अवली माह के हस्ते आ पाकिस्तान वास्ता इंतहाई तशवीशनाक कमिश का साबित बुता के दहशतगर्दी या शी मजनी वाक़या बुतगा। तो ये हम क्लेम कनक बुता वफाकी हुकूमत ने मगा कि अमा मास्टर माइंड गिरक बुता खुदकुश अमला मास्टर माइंड तो ये ताल्लुक अफ़गानिस्तान बुता या अफ़गानिस्तान के हस्ते ट्रेनिंग ज़ोरताव पाकिस्तान का ये गिरफ्तारी दावा हुकूमत पाकिस्तान निमगा कनक बुता। तो दोमी निमगा मगंदी के पाकिस्तान इस जगह महफूज नहीं आम अवाम के हस्ते आगे महफूज हैं दहशत गर्दी वेल वाक़ आनी तो गीशी आ गई TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक तालिबान अफ़गान तालिबान दोमी निमगा दाइश के हस्ते अच्छी शदत पसंद तंजीम के सॉफ्ट टारगेट करना आसानियाँ टारगेट करना
اور اس باوجود کہ ہستے آنی کنٹرول کرنا پہنچنا ناممکن تو گشائیں تو کا بازیں خودکش عملہ اور موجود ہیں. امید ہے کہ مراکشہ پاس لاس بوتم الطاف بلوچ رضا بدی اللہ باوٹے. بیچارے مراگش بزانا پن شنبے دشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا.